अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके हाथों में ही आपकी सफलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हां, ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके करियर का आदर्श लक्ष्य क्या है? अपने पेशेवर जीवन के चरम पर पहुंचने की दिशा में क्या आपके पास एक ठोस योजना है? अक्सर हम एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना अपनी पेशेवर यात्रा शुरू कर देते हैं और अंत में हमें केवल निराशा हाथ लगती है। अपने करियर की शुरुआत में आपको दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए। पहला, खुद को समझने और जानने की कोशिश करें कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस लेख में हम उन तरीकों का पता लगाएंगे जिनकी मदद से आप इन दो कुंजी पहलुओं को समझ सकते हैं। यहां तक कि अगर आपने अपना करियर शुरू कर दिया है तो भी इन बातों को समझे बिना आपके करियर की असली शुरुआत अधूरी है। इस लेख में आप उन 3 कौशलों के बारे में भी जानेंगे जो नौकरी में बने रहने के लिए आवश्यक हैं: सीखना, सुनना और प्रतिक्रिया देना। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आपको लगातार नई चीजें सीखते रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक सफल व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए आपको अपनी सुनने की क्षमता पर भी काम करना होगा। सफल होने के लिए आपको हर नए चुनौती का सामना कैसे करना है, यह जानना चाहिए। आप इस लेख में इन सभी कौशलों को विकसित करना सीखेंगे। आधुनिक कार्यस्थल में सभी काम टीम वर्क के माध्यम से होते हैं, इसलिए आपको एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनना होगा ताकि आप अपने कार्यस्थल के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित हो सकें। आप में ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए कि जब भी अवसर प्रदान किया जाए, आप एक अच्छे टीम लीडर के रूप में सामने आ सकें। आकर्षक होना भी कार्यस्थल में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य चीजें। आपके आकर्षण का स्तर आपके नियंत्रण में है। यह लेख आपको सिखाएगा कि कैसे एक आकर्षक दृष्टिकोण विकसित किया जाए और कैसे एक आकर्षक संवादक बना जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने बॉस के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित किया जाए जो आपके करियर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छा करियर वही होता है जहां विकास के साथ साथ उत्साह भी हो, जहां आपकी पूरी व्यक्तित्व में सुधार हो और जहां आप संतुष्ट हों। यह लेख आपको उन 8 रहस्यों के बारे में बताएगा जो आपको एक सफल करियर बनाने में मदद करेंगे। आप खुद को कितना जानते हैं? यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर यह सवाल अक्सर हमारे सामने आता है। जो लोग खुद को अच्छे से समझते नहीं हैं, वो अक्सर ऐसी जॉब करने पर मजबूर होते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती। इसलिए यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। यही हाल उनकी शादी का भी होता है। गलत इंसान से शादी करके उम्र भर पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए हर किसी के लिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। खुद को समझने का फर्स्ट स्टेप है अपनी खूबियों और कमजोरियों से वाकिफ होना। यह सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पेपर लो और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट उन चीजों के लिए है जिनमें आप अच्छे तो हो, पर आपको वो चीजें पसंद नहीं है। सेकंड पार्ट में उन चीजें के बारे में लिखो जिनमें आप अच्छे भी हो और आपको वो चीजें पसंद भी है। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। तो इस पार्ट में आपको उन चीजों का जिक्र करना है जो आपको पसंद तो है पर आप उनमें कमजोर हो, और फोर्थ पार्ट में वो चीजें आएंगी जिनमें ना तो आप अच्छे हो और ना ही वो आपको पसंद है। अब आप इन स्किल्स को इन कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करो। सेलिंग यानी बेचना, लोगों को कोच करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, अकेले काम करना, डेटा और मैथ्स डॉट रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंटेशन देना, काम को एग्जीक्यूट करना, लोगों को टास्क और जिम्मेदारी देना, किसी क्राइसिस को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज्ड होना, क्रिएटिव होना, ऑफिस से दूर रहना। इन स्किल्स को छांटने के बाद अपने 2-3 दोस्तों से इस लिस्ट को चेक करवा लो। वो आपके प्लान की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। अपने लिए करियर चूज करते वक्त इस तरह से अपनी स्किल्स को कैटेगरी में बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सही गाइडेंस मिलेगी। एक और बात जो आपको अपने बारे में समझनी होगी वो है आपका ईगो। आपके ईगो का एक नेगेटिव पार्ट है जो आपको घमंडी बनाता है, जिसके कारण आप ये सोचने लगते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं
या बेटर है, लेकिन इस ईगो का एक पॉजिटिव पार्ट भी है। हमारा यही ईगो हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी देता है। तभी तो आपको अपनी काबिलियत और स्किल्स पर भरोसा होता है। अगर सेल्फ एस्टीम ना हो तो इंसान कभी भी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएगा। वो हमेशा दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर ही चलता रहेगा। यही पॉजिटिव ईगो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और नेगेटिव ईगो उसे बर्बाद भी कर सकता है। खुद को जानने के लिए अगला तरीका है कि एक फुल लेंथ का दर्पण ले लो। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है अपने लुक्स के बारे में जानना। फर्स्ट इंप्रेशन बेहद जरूरी होता है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फर्स्ट डेट के लिए, लोग आपकी अपीयरेंस या लुक्स से ही आपको जज करेंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम लोगों की नजर में इंप्रेसिव लगे। केनेथ क्लार्क एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है। वो बेहद इंटेलिजेंट होने के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक भी है। वो 3 बार कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप के लिए इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन क्लार्क हमेशा हार जाते हैं। इसका एक कारण है लोगों पर पड़ने वाला उनका इंप्रेशन। क्लार्क के अंदर पार्टी को लीड करने की सारी काबिलियत मौजूद है, लेकिन उनके अपीयरेंस से लगता है कि वो बेहद डिसऑर्गेनाइज्ड है। अक्सर उनकी टाई मुड़ी टुड़ी और जूते गंदे और पुराने लगते हैं। वैसे तो क्लार्क एक टैलेंटेड इंसान है और बेहद सिंपल रहना पसंद करते हैं। उनके लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि वो कैसे दिख रहे हैं या कैसे ड्रेसअप होते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पब्लिक और मीडिया की नजर में उनकी इमेज एक अस्त व्यस्त रहने वाले इंसान की बन चुकी है। बात भले ही छोटी सी हो, पर इसका उनके पॉलिटिकल करियर पर गहरा असर पड़ा है। शायद ये भी उनकी हार की एक वजह रही है। खुद को समझने और जानने के लिए आपको किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। एक मेंटोर इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता है। मेंटोर वो एडवाइजर होता है जिसे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और यही एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। कई स्टडीज से यह साबित हुआ है कि एक मेंटोर आपके करियर के ग्राफ को ऊंचा उठाने में काफी मदद कर सकता है। वैसे एक अच्छा मेंटोर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक सिंपल तरीका यह है कि आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यह तरीका भी हमेशा काम करेगा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो अपने लोकल चैम्बर ऑन एफ कॉमर्स से कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना कई बार मुश्किल भी होता है। बेस्ट तरीका यह है कि आप पर्सनल रिकमेंडेशन के जरिए अपना मेंटोर ढूंढो। अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, उनसे सजेशन मांगो। आप चाहो तो अपनी कंपनी के एचआर या लर्निंग एंड डेवलपिंग डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हो। खुद को जानने का फाइनल स्टेप है अपनी ओबिचुरी लिखो या एक मैसेज लिखो जो आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी कब्र पर लिखा जाए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे याद किया जाना चाहते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये आप अपनी इमेजिनेशन में डिसाइड कर सकते हो। इससे आपको अपना करियर और लाइफ पाथ चूज करने में काफी हेल्प मिलेगी। आपके करियर की सक्सेस मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड आपकी स्किल्स, और सेकंड है आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लिस्टिंग यानी सुनना एक स्किल है जो आपकी एबिलिटी इन दोनों फील्ड में इंप्रूव करती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि लिस्टिंग कौन सी बड़ी स्किल है। वो इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि लिस्टिंग का मतलब है सिर्फ सुनना, जबकि लिस्टिंग का असली मतलब है जो आप जो कुछ सुन रहे हो उस पर ध्यान देना और वाकई में उसे समझना। आपके करियर की सक्सेस मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड आपकी स्किल्स, और सेकंड है आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लिस्टिंग यानी सुनना एक स्किल है जो आपकी एबिलिटी इन दोनों फील्ड में इंप्रूव करती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि लिस्टिंग कौन सी बड़ी स्किल है। वो इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि लिस्टिंग का मतलब है सिर्फ सुनना, जबकि लिस्टिंग का असली मतलब है जो आप जो कुछ सुन रहे हो उस पर ध्यान देना और वाकई में उसे समझना।
प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अमेरिकन कंपनी है जो अपने मार्केटिंग वर्क के लिए फेमस है। अपने मार्केटर्स के लिए उनका एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोसेस है। इन एम्प्लॉयज को बगैर नोट्स लिए कस्टमर्स से बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन लोगों के इंटरव्यूज उन लोगों के इंटरव्यूज से कई गुना बेटर रहे थे जिन्होंने नोट्स लिए थे, क्योंकि कस्टमर्स ही आपको ज्यादा एक्यूरेट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस प्रोसेस का यह फायदा होता है कि एम्प्लॉयज कस्टमर्स की प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं और उनका वैसा ही सॉल्यूशन ढूंढकर लाते हैं। तो लिस्टिंग को कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको सालों साल काम करना है। आप आज और अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अपनी नेक्स्ट कन्वर्सेशन पर ध्यान दो। सामने वाला क्या कहना चाहता है उसे ध्यान से सुनो। इसकी प्रैक्टिस करते रहो और कुछ दिनों में आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप किसी की कही गई बात को एग्जैक्टली याद कर पाओगे। कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उन्हें बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन भी याद रहते हैं। इस तरह की लिसनिंग के कई फायदे हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, साथ ही ये आपका कंसंट्रेशन का लेवल भी इंप्रूव करता है। हालांकि कई बार कंसंट्रेट करना काफी चैलेंजिंग लगता है, तो इससे निपटने का एक आसान तरीका यह है कि आप बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। इससे आपको अपनी कन्वर्सेशन पर कंसंट्रेट करने में आसानी रहेगी, साथ ही आपको उनकी अटेंशन भी मिलती रहेगी। आपकी लिस्टिंग इनेबिलिटी का असली दुश्मन आपका फोकस ना कर पाना नहीं है, बल्कि वो एटीट्यूड है जो टाइम के साथ आपके अपने अंदर डेवलप हो जाता है। अक्सर जब कोई बात कर रहा होता है तो हमें लगता है उनके पास कहने के लिए कुछ नया तो है नहीं, इसलिए हमारा फोकस इजीली डाइवर्ट हो जाता है। हम बस उनके बात खत्म होने का वेट करते हैं ताकि अपना जवाब दे सकें। ऐसे एटीट्यूड के साथ आप कभी किसी कन्वर्सेशन से कुछ नहीं सीख पाओगे और ना ही किसी डिस्कशन में कुछ वैल्यूएबल ऐड कर पाओगे। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए पहले अपना एटीट्यूड ठीक करो। ये सोचो कि हर नया कन्वर्सेशन आपको कुछ नया सिखा सकता है। अपने करियर में आपकी लिस्टिंग स्किल्स मीटिंग्स में सबसे ज्यादा यूज होगी और मीटिंग में ही आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको नोटिस किया जा सकता है। दूसरों के काम आकर एक हेल्पफुल एटीट्यूड के साथ और अटेंटिव और रिस्पॉन्सिव बनकर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। कुछ और भी स्टेप्स हैं जो आपको मीटिंग के दौरान स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे कि अपने पेपर्स को पहले से पढ़कर रखना। मीटिंग किस लिए रखी गई है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए ताकि आप मेन टॉपिक पर बने रहे। दूसरों को करेक्ट करने के चक्कर में अपनी अटेंशन डाइवर्ट ना करें। अगर आपके पास आइडियाज है तो मीटिंग के दौरान उन्हें शेयर करें। कई बार लोग अपने जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ते हैं, किसी ठोस दिशा की प्रतीक्षा किए बिना। यह मानना कि जिंदगी में सब कुछ पूर्व निर्धारित है या हमेशा आपके अनुसार होगा, गलत है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि योजना बनाना निरर्थक है। यदि आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप वही रास्ता चुनेंगे जो उस लक्ष्य तक ले जाता है। इसका मतलब है शुरुआत में ही एक करियर योजना बनाना और उसे अमल में लाना आपको कई समस्याओं से बचा सकता है। एक सरल योजना जिसमें आपको यह पता हो कि आप कहां जाना चाहते हैं और वहां तक कैसे पहुंचेंगे। आपकी नीति निर्धारित करने का पहला कदम यह जानना है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग अपने करियर से 4 मुख्य चीजें चाहते हैं: धन, सुरक्षा, प्रभाव और प्रतिष्ठा। अब यह आप पर है कि आप तय करें इनमें से क्या आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपने रुचियों को पहचानें और उन्हें कैसे पूरा करना है इस पर विचार करें। आपको यह भी सोचना होगा कि आप कितने विभिन्न प्रकार के कामों को आजमा सकते हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किन्हें टालना चाहते हैं। अपने करियर से संबंधित अन्य कारकों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने कितनी बार नौकरी के कारण अपना घर बदला है? आप कौन से मील के पत्थर हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं? करियर प्लानिंग करते समय
आपको कभी कभी यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि आपको क्या करना है। अगर कभी ऐसा हो तो सभी योजनाएं छोड़ दें और केवल सपने देखें। कल्पना करें कि किस काम को करते हुए आप सबसे अधिक प्रसन्न रहेंगे। इस बात का एहसास होने पर कि आपकी असली आकांक्षाएं क्या हैं, आपको अपने जीवन की दिशा का सही मार्गदर्शन मिल सकता है। यह संभव है कि इससे आपके जीवन को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य मिले। उदाहरण के तौर पर सोचिए, यदि आप अपने वर्तमान पेशे को छोड़कर समाज सेवा में अपना समय और ऊर्जा लगाने का निश्चय करते हैं। आपका सपना समाज सेवा करना हो सकता है, लेकिन आपकी जीवन शैली ऐसी हो सकती है जो इसे कठिन बना देती है। अर्थात आपकी आवश्यकताएं आपको समाज सेवा की दिशा में पूर्ण रूप से नहीं बढ़ने देती, क्योंकि आर्थिक स्थिरता भी आपके लिए जरूरी है। इसलिए जब आप सपने देखें तो व्यावहारिक समस्याओं को अपने सपनों की राह में आड़े न आने दें। जॉन मेनार्ड कीन्स, जो एक प्रख्यात दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, ने एक बार एक सम्मेलन में यह स्वीकार किया था कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वे भी अपने विचारों को बदल लेते हैं। एक योजना का पालन केवल इसलिए न करें क्योंकि आपने उसे बनाया है। अक्सर अनपेक्षित योजनाएं भी बनानी पड़ती हैं, इसलिए जहां तक संभव हो लचीला रहने का प्रयास करें। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो एक ही योजना पर अडिग रहना आपको गंभीर रूप से विफल कर सकता है। एक अच्छे करियर के लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया रोज ही चेंज हो रही है। आज हर कंपनी को दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिल ही जाएगा। एम्प्लॉइज अलग अलग कॉन्टिनेंट से रिमोट वर्कर्स ढूंढकर हायर कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहने के लिए आपको एक लर्निंग मशीन में तब्दील होना पड़ेगा। लर्निंग का पर्पस है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। एम्प्लॉयर्स लोगों को अपनी स्किल्स यूज करने के पैसे देते हैं, और जब आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होती है तो आपके अर्निंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और तब आप शायद अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रह सकोगे। कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको किसी भी वर्क प्लेस में काम आएगी। इनमें से फर्स्ट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये एक ऐसी स्किल है जो बिजनेस वर्ल्ड में हाई डिमांड पर है। अपने कंपेटिटर्स से आगे रहने के लिए इसे अभी अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि ये आपके बड़े काम आने वाली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अभी हाल ही में वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन का पता लगाया है। उन्हें लगता है कि ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस में एक की फैक्टर है। टिपिकल लेवल पर अगर बोले तो ये स्किल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करके डेवलप किया जाता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स न सिर्फ ऑफिस में बल्कि ऑफिस से बाहर भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट बनने का बेस्ट तरीका यही है कि आप बार बार प्रेजेंटेशन दें। शुरुआत के कुछ दिनों में हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, पर कोशिश करते रहे। हर फील्ड में लीडर्स की जरूरत पड़ती है, और जॉब में प्रमोशन पाने के लिए तो लीडरशिप स्किल्स होनी ही चाहिए है। लेकिन अगर आप लीडर नहीं बनना चाहते तो भी लीडरशिप स्किल्स सीखना आपके लिए जरूरी है। इससे आपको मैनेजर्स का बिहेवियर समझने में मदद मिलती है। और फाइनल स्किल जो आपको चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का सीधा साधा मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों से बात करना आना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है अपने कंज्यूमर्स से बात करने का तरीका सीखना। ऐसी कम्युनिकेशन जो काम का रिजल्ट दे। एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखो, ब्लॉगर्स और पॉडकास्टर्स के बारे में जानो, सोशल मीडिया से जुड़े रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखो। ये स्किल्स जो हमने ऊपर बताई है, डेमो करके बताई जा सकती है। इन्हें अपने वर्कप्लेस में यूज करके आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। लेकिन सिर्फ ये स्किल्स सीखना ही काफी नहीं होगा, आपको उन्हें प्रैक्टिस में भी उतारना पड़ेगा। यहां हम कुछ ऐसी स्किल्स बता रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए काम आएंगी। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमें ना बोलना आना चाहिए। अक्सर हम उन कामों को करने के लिए भी मजबूर होते हैं जो हम करना नहीं चाहते। वो इसलिए क्योंकि हमें पोलाइटली ना बोलना नहीं आता। लेकिन जब आप ये स्किल सीख जाएंगे तो आपके बॉस भी बुरा नहीं मानेंगे और आपके करियर को
कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फास्ट होती जा रही है, इसलिए आपको भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। कई कंपनियों में स्पीड को परफॉर्मेंस से तौला जाता है। कई बार स्किल्ड एम्प्लॉइज भी अपने स्लो होने की वजह से प्रमोट नहीं हो पाते। तो फाइनल स्किल जो आपको सीखनी है, असल में कोई स्किल नहीं है, बल्कि इसे एक हैबिट बोल सकते हैं। आप जो कुछ भी सीखे उसका रिकॉर्ड रखें। इसके लिए आप या तो नोटबुक यूज कर सकते हो या अपने फोन के नोटपैड ऐप का। मीडियम कुछ भी हो, पर जो कुछ आपने सीखा है या सीख रहे हो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि वो खो ना जाए। आपकी पेशेवर सफलता की चाबी अक्सर आपके अधिकारियों के हाथ में होती है। वे अगर चाहें तो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं या फिर विकास के आपके मार्ग को रोक सकते हैं। यह एक कठोर सत्य है जिसे स्वीकार करना आवश्यक होता है। इसलिए अपने अधिकारियों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि आप संगठन के लिए कितने मूल्यवान हैं। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। अपने अधिकारियों की नजरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें मूल्य प्रदान करना। उनकी सफलताओं की प्रशंसा करें और असफलताओं पर उनकी आलोचना से बचें। कुछ लोगों को अपने बॉस की प्रशंसा करना कठिन लग सकता है, परंतु सकारात्मक संबंध विकसित करने के अन्य तरीके भी हैं। सबसे सरल उपाय है सहायक बनना। यदि आप प्रशंसा करना पसंद नहीं करते तो न करें, लेकिन उनके काम में ऐसे मदद करें कि आपकी क्षमताओं को वे नजरअंदाज न कर सकें। इसके लिए यदि आपको अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़े तो संकोच न करें। उन समस्याओं का पता लगाएं जिनसे आपके अधिकारी परेशान हैं और उनके समाधान के साथ आएं। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें ताकि आप उनके लिए मूल्यवान साबित हो सकें। कभी कभी लोग अपने बॉस की बहुत अधिक सहायता नहीं कर पाते, फिर भी आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें आपके कारण कोई परेशानी न हो। उनकी उपस्थिति में शांत और प्रसन्न रहने की कोशिश करें, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप आलसी बन जाएं। सक्रिय रहें, लेकिन किसी को परेशान किए बिना। आप बॉस के अधीनस्थ कर्मचारियों से अपने बॉस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि उनके निजी सहायक। बॉस के स्टाफ सदस्यों के साथ भी उतनी ही विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करें, क्योंकि कब कौन आपके काम आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। आपके अधिकारियों का स्टाफ उन्हें आपसे बेहतर जानता हो सकता है। आपके अधिकारी आपके करियर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन के माध्यम से। अपने अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके करियर के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वे आपके लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। जब संजीव कुमार ने 1995 में अपनी आईटी कंपनी की शुरुआत की तो उनके पास एक छोटी सी टीम थी। इस टीम में एक युवा प्रोग्रामर थे, राहुल गुप्ता। संजीव और राहुल के बीच का प्रोफेशनल रिश्ता काफी मजबूत रहा और राहुल को संजीव से बहुत कुछ सीखने को मिला। संजीव ने राहुल की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहन दिया। जब संजीव ने 2015 में कंपनी को छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने राहुल का नाम नए सीईओ के रूप में सुझाया। उनके सुझाव पर ध्यान देते हुए राहुल को कंपनी का नया सीईओ बना दिया गया और उन्होंने 2015 से 2020 तक कंपनी की बागडोर संभाली। राहुल का लीडरशिप स्टाइल भी काफी हद तक संजीव से प्रेरित था, जिसके कारण उनका करियर भी लंबा और सफल रहा। वहीं हर किसी को संजीव जैसा उत्कृष्ट बॉस नहीं मिलता। कुछ बॉस अपने काम में तो दक्ष होते हैं, पर अपने कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता। वे कर्मचारियों की क्षमताओं की प्रशंसा करने के बजाय उन्हें उनकी क्षमताओं पर संदेह करने वाले नजरिए से देखते हैं। ऐसे बॉस कभी भी कर्मचारियों के विकास में योगदान नहीं देते और न ही उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। कुछ बॉस बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन उतने प्रतिभाशाली नहीं होते। ऐसे बॉस के साथ काम करना संतोषजनक तो हो सकता है, पर उनसे
कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। आपके करियर का विकास भी इससे प्रभावित हो सकता है। अगर आपके बॉस आपको प्रेरित करते हैं तो यह एक अच्छे बॉस की निशानी है। अच्छे बॉस वे होते हैं जिनके साथ काम करके आप बहुत कुछ सीखते हैं और जो आपके करियर के विकास में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुरा या प्रेरणाहीन बॉस मिला है जो आपके करियर के विकास में बाधा डाल सकता है, तो एक नए बॉस की तलाश करें, चाहे इसके लिए आपको नौकरी बदलनी पड़े। अपने बॉस के साथ आपका रिश्ता पेशेवर होना चाहिए। कभी भी उन्हें निजी बनाने की कोशिश न करें। अपनी निजी जिंदगी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखें, यही सबसे अच्छा होगा। जितना हो सके अपने बॉस के साथ अपने रिश्ते को केवल व्यापारिक मामलों तक ही सीमित रखें। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में आपको अपना काम अकेले करने की बजाय टीम के साथ मिलकर काम करने के अधिक अवसर मिलेंगे। वास्तव में अधिकांश व्यावसायिक संस्थानों में टीम वर्क ही सफलता की कुंजी मानी जाती है। इसलिए एक सफल व्यक्ति बनने के लिए टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य होना अनिवार्य है। प्रत्येक नियोक्ता चाहता है कि उसकी टीम सर्वोत्तम प्रदर्शन करे और इसके लिए आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो टीम के प्रदर्शन को बेहतर बना सके। इससे न सिर्फ आप अपने मालिक की नजर में महत्वपूर्ण बन जाएंगे, बल्कि आपका योगदान भी सराहा जाएगा। टीम में योगदान देने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने काम को समय पर और उचित ढंग से पूरा करें। एक टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ संबंध बना पाते हैं। यदि आप एक टीम का हिस्सा हैं, तो अपने सहकर्मियों को जानना और समझना आपकी जिम्मेदारी है। आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। टीम में काम करना कठिन हो सकता है, लेकिन एक टीम लीडर बनना इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। एक टीम लीडर के रूप में आपकी 3 मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। निर्णय लेना कि कौन आपकी टीम में रहेगा और कौन नहीं, टीम क्या करेगी, और टीम को उस समय प्रबंधित करना जब सभी सदस्य अपने अपने कार्य पूरे कर रहे हों। टीम बनाते समय विविधता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि समस्या को हल करने के लिए विभिन्न क्षमताओं वाली टीमों की क्षमता में बड़ा अंतर होता है। उच्च बुद्धिमत्ता वाले किंतु एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की टीम की तुलना में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले औसत बुद्धिमत्ता वाले लोगों की टीम का प्रदर्शन कहीं अधिक बेहतर था। अलग अलग उम्र, जेंडर और रेस वाले लोगों के एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं। उनका यही एक्सपीरियंस उन्हें यूनिक स्किल्स देता है। जितनी ज्यादा यूनिक स्किल्स होंगी, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में सिर्फ औरतें हैं या यंगस्टर्स, लेकिन अगर हर कोई सेम है तो ये एक डिसएडवांटेज होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मीटिंग बस वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन एक टीम को ठीक से काम करने के लिए मीटिंग करना बेहद जरूरी है। यह मीटिंग जरूरी नहीं है कि सीरियस ही हो। आप इसे फनी और इनफॉर्मल भी बना सकते हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स पर सबकी राय ली जाए। आपके वर्किंग डेज का लगभग 8% दिन तो टीम मीटिंग्स के नाम होना ही चाहिए। अभी कुछ ही टाइम पहले हर चीज वर्चुअल स्पेस पर आना शुरू हुई है, लेकिन देखा जाए तो असल में वर्चुअल टीम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि टीम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फिजिकल इंटरेक्शन करना जरूरी है। आपको ऑफिस आवर्स का कम से कम 20% टाइम साथ में बिताना चाहिए। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि टीम हमेशा ऑफिस में काम करते हुए बॉन्ड नहीं कर सकती, इसलिए कभी कभार आउटडोर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जैसे क्रिकेट खेलना, पतंग उड़ना या फिर साथ में बाहर डिनर करना। टीम को साथ मिलकर काम करना जरूरी है। हर मेंबर को यह पता होना चाहिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक लीडर होने के नाते अपनी टीम के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एक गोल सेट कर लीजिए। अपनी टीम का एक मिशन स्टेटमेंट लिखिए जो एकदम क्लियर और सिंपल वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। हर बिजनेस अपने कस्टमर्स के दम पर चलता है। आपके कस्टमर्स तभी अट्रैक्ट होंगे और आपसे जुड़े रहेंगे
जब आप उन्हें अच्छी सर्विस देंगे और इसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस की जरूरत पड़ती है, यानी कस्टमर्स की जरूरतों को तुरंत और उनके मन मुताबिक तरीके से पूरा करना। आज की डेट में कस्टमर्स खराब सर्विस को लेकर बेहद चिंतित हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज हम दुनिया की हर कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिवनेस एक्सीलेंट होनी चाहिए। एक टेक्निक है जिसे आप यूज करके कस्टमर्स को यह फील करा सकते हो कि उन्हें एक्सीलेंट सर्विस दी जा रही है। उन्हें बताओ कि आप क्या कर सकते हो और फिर उससे थोड़ा ज्यादा डिलीवर करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी डेडलाइन 7 दिन है, तो उसे 6 दिन में पूरा कर लो, लेकिन आपको हद से ज्यादा डिलीवर नहीं करना है। जो काम आप 3 दिन में कर सकते हो उसके लिए 7 दिन की डेडलाइन सेट मत करो। इससे यह लगेगा कि आप फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो। ज्यादातर मामलों में आपको सिर्फ कस्टमर्स की डिमांड ही पूरी करनी होती है और कुछ नहीं। हमेशा ज्यादा डिलीवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कई बार आप अंडर परफॉर्म भी करें या आपसे डेडलाइन मिस हो जाए। ऐसे केस में यह ध्यान रहे कि सबको यह बात पता हो। अपने कस्टमर्स को नोटिफाई करके सिचुएशन के बारे में अपडेट करो कि आप टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाओगे। एक कस्टमर के लिए बुरे सरप्राइज से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता। एयरलाइंस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनकी फ्लाइट 40 मिनट लेट होगी, जबकि उन्हें पता होता है कि ये 1 घंटे लेट हो सकती है। एयरलाइंस सिचुएशन की पूरी या सही जानकारी दिए बिना कस्टमर को शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इससे उनकी सर्विस की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे कस्टमर्स से सबका पाला पड़ता है जो शिकायत ही करते रहते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को आप सक्सेसफुली सोल्व करके उन्हें अपना लॉयल कस्टमर्स बना सकते हो। हालांकि सिर्फ 10% लोगों को ही शिकायत करने की आदत होती है, तो भी अगर आप उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करोगे तो आपके उन्हें लॉयल बनाने के 90% मिस हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि शिकायतों को सीरियसली लिया जाए। ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपनी सेल्स पर भी नजर रखो। आपको सिर्फ कस्टमर्स को जवाब नहीं देना है। कुछ लोगों के पास ऐसी फाइलों का भंडार होता है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया होता। इसलिए वर्क रिलेटेड ईमेल का टाइम पर जवाब देना जरूरी है। यह बुरे टाइम मैनेजमेंट की निशानी मानी जाती है। अपने ईमेल का जवाब देने के लिए दिन का 1 घंटा अलग रखो। जितना जल्दी आप जवाब दोगे, उतना रिलैक्स रहोगे। साथ ही आप अपनी जॉब में भी बेटर फील करोगे। वैसे यह जरूरी नहीं है कि हर ईमेल का तुरंत जवाब दिया जाए। ज्यादातर मामलों में फर्स्ट रिस्पॉन्स से ज्यादा सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। जब भी आपके पास कोई वर्क रिलेटेड सवाल आए तो खूब सोच समझकर ही जवाब दो। स्लो रिस्पॉन्ड करना आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनाता है। कन्वर्सेशन में जवाब देने के अलावा आपको चेंज के प्रति भी रिस्पॉन्ड करना होगा। आज की डेट में कंपनियां रोज नए नए बिजनेस मॉडल्स डिस्कवर कर रही हैं और एम्प्लॉयज को हर नए चेंज के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए। कंपनियां एक दूसरे के साथ लगातार कंपटीशन कर रही है। ऐसे में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के चैलेंज का भी जवाब देना होगा। औरों से आगे रहने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप पोटेंशियल रिस्क के लिए पहले से तैयार रहें। आपके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारी कर ले तो बेटर होगा। एक इंडिविजुअल के तौर पर आप जॉब चेंज करके अपनी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा सकते हो। एक ही माहौल में एक जैसा काम करते रहना बोरिंग तो होता ही है, साथ ही आपकी लर्निंग की ग्रोथ को भी रोकता है। ऐसी जॉब की तलाश करो जहां आपको हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिले। नए लोगों से मिलकर आपको नए एक्सपीरियंस होंगे। अगर आपकी जॉब में चैलेंज नहीं है तो समझ लो टाइम आ गया है एक नई जॉब ढूंढने का। अक्सर देखने में आता है कि अट्रैक्टिव लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सुनने में बात कड़वी जरूर है, पर यही सच है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होना होगा। हमारे फेशियल लुक्स पर तो हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, पर कई और तरीके हैं जिनसे आप खुद को
और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। सबसे पहले तो आता है आपका एटीट्यूड, जो आपको लोगों की नजर में अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और जिंदा दिल बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों को हंसते हुए चेहरे पसंद आते हैं। जो लोग दिन रात अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप रिलैक्स्ड और शांत मूड में रहोगे, तभी तो लोग आपसे नई अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करना चाहेंगे। हमेशा ये याद रखें कि नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आप बिजनेस वर्ल्ड में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए कभी भी गुस्से में या इमोशंस में आकर डिसीजन ना ले। लोगों की नजर में अट्रैक्टिव बनने का एक और तरीका है एनर्जेटिक बने रहना। हालांकि बड़ी देर तक अपनी एनर्जी बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी चाल में तेजी ला सकते हो। इसके अलावा दिन भर में खूब सारा पानी पीते रहो। देर तक कंप्यूटर के आगे बैठने से भी हमारी एनर्जी कम होती है, इसलिए बीच बीच में अपनी सीट से उठना भी जरूरी है। आप चाहो तो अपने ऑफिस में ही कुछ मिनट वॉक कर सकते हो। वैसे अट्रैक्टिव दिखने का कोई एक फिक्स रूल नहीं है। अलग अलग कल्चर में अट्रैक्टिव होने के मायने अलग अलग है, लेकिन जो लोग अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं वो हमेशा ही अट्रैक्टिव लगते हैं। खासकर सेल्स की फील्ड में तो स्टोरी टेलिंग बेहद इफेक्टिव होती है। लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचकर आप अपने सेल्स ऑफर को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर्स पावरफुल लैंग्वेज यूज करते हैं। कम्युनिकेट करते वक्त बचकानी भाषा से बचिए, जैसे व्हाटएवर काइंड ऑफ लाइक। इस तरह की लैंग्वेज टीनेजर्स से बात करते वक्त ही ठीक लगती है। प्रोफेशनल्स की नजर में अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट टोन में बात करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जहां कम शब्दों में अपनी बात समझाई जा सके। इसका एक एग्जाम्पल है छोटे सेंटेंस में अपनी बात कहना या लिखना। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करना भी ठीक नहीं होगा। आपका काम है अपने कॉम्प्लेक्स आइडिया को जितना हो सके सिंपल करके बताना, ना कि उसे और कॉम्प्लिकेट करना। आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा आई कांटेक्ट बनाते हुए बात करनी चाहिए। अपने फेशियल एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखिए। बॉडी का पोस्चर सही रखिए। खड़े होते वक्त आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। लोगों को लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन असल में आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। शेप में रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। खुद को टाइम टाइम पर ग्रूम करते रहे। आपके नाखून और बाल सही तरीके से कटे होने चाहिए। कपड़े ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज होने चाहिए। आपकी ड्रेस हमेशा नीट और साफ होनी चाहिए। ऐसे कपड़े पहनो जिससे आप स्मार्ट दिखो। डार्क सूट और व्हाइट शर्ट एक सेफ चॉइस है, जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई अच्छा लगता है। अपनी यात्रा की शुरुआत में आपने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, स्वयं को पहचानना। आपके गुण और अवगुण आपकी अपनी पहचान है, और इन्हें स्वीकार करने के साथ साथ आपको अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और नकारात्मक आत्मधारणाओं को कम करने की दिशा में काम करना होगा। आपकी उपस्थिति जरूर महत्वपूर्ण है, परंतु यह आपकी क्षमताओं को परिभाषित नहीं करती। दूसरा सबक, करियर की दिशा में रणनीतिक योजना बनाने की अहमियत को समझना था। आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं? धन, प्रतिष्ठा, शक्ति या सुरक्षा? आपको किस प्रकार की नौकरी में दिलचस्पी है? इन सवालों के जवाब तय करते समय अपने घरेलू और शैक्षिक पहलुओं को भी विचार में रखें। लचीलापन बनाए रखें, क्योंकि हर बार चीजें आपके अनुसार नहीं होंगी, पर आपको अनुकूलन करना आना चाहिए। तीसरा पाठ था सीखने की अहमियत। 4 मुख्य कौशल हैं जो आपको जरूरी सीखने चाहिए: नेतृत्व, कार्यान्वयन, संचार और प्रस्तुतिकरण। इन कौशलों के अलावा तेजी से काम करना और विनम्रता से ना कहना भी सीखें, जो आपके सुचारू करियर पथ के लिए अत्यंत जरूरी हैं। सीखने के दौरान नोट्स लेना न भूलें। चौथे पाठ में आपने सुनने की महत्वपूर्णता को जाना। एक प्रभावशाली श्रोता होने के नाते
आपके अन्य कौशलों को भी सुधारता है जो आपके करियर में महत्वपूर्ण हैं। यह आपकी याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाता है, साथ ही बैठकों में आपको प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। यदि आपको सुनने में कठिनाई हो रही है या धैर्य की कमी है, तो वार्तालाप करने वाले की आंखों में देखें। यह आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाने में सहायक होगा। 5वां और अंतिम सबक, अपने बॉस के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाए रखने का महत्व सीखा। विश्वास करें, आपके सीनियर्स व्यावहारिक रूप से आपके करियर को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उन्हें प्रभावित करने के लिए आपको उनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके सामने शांत और सकारात्मक मूड में रहें। दिखाएं कि उनकी उपस्थिति आपको प्रेरित करती है। एक अच्छा बॉस न केवल एक मेंटोर होता है, बल्कि वह आपको प्रेरित भी करता है। 6ठे चरण में आपको टीम के महत्व की समझ आई। अधिकांश कार्यस्थलों में टीम के बिना काम करना असंभव होता है, जो आपको एक मूल्यवान कर्मचारी बनाता है। यदि आप टीम के नेता हैं, तो विविधता से भरी टीम बनाने का प्रयास करें। टीम के सदस्यों को नियमित बैठकों के लिए बुलाएं और टीम के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजक गतिविधियां ये आयोजित करें। 7वें, आपने सीखा कि प्रतिक्रियाशीलता या जवाबदेही आपके करियर में कैसे मददगार हो सकती है। आपकी कार्यकुशलता इस पर निर्भर करती है कि आप ग्राहकों और सहकर्मियों को कितनी प्रभावी ढंग से उत्तर देते हैं। आपके उत्तरों की गुणवत्ता उसकी गति से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप धीरे धीरे प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपको अधिक व्यावसायिक माना जाएगा। अंत में आपने आकर्षण के महत्व को जाना। यह पाया गया है कि आकर्षक व्यक्ति अन्यों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। इसलिए आप भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके और ऊर्जावान बनकर अधिक आकर्षक बन सकते हैं। अपनी कहानीकारी कौशल को विकसित करें और सरल परंतु प्रभावी भाषा का प्रयोग करते हुए संवाद करें। हर कोई एक सफल करियर बनाना चाहता है, पर सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता एक लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपको खुद को प्रचारित करने और अपनी प्रतियोगिता के मुकाबले अपनी मूल्य को सिद्ध करके दिखाना होगा। ये 8 सरल रहस्य आपको इसे प्राप्त करने में सहायता करेंगे। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।